यस, लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाया अभी, ये मैं सॉल्व करके बताता हूं। ये एग्जाम्पल में क्या है ना, amortization method, इन्वेस्टमेंट्स इन 1000 डिबेंचर्स, फेयर वैल्यू तो उसकी फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन हमने 120 में परचेज किया, मतलब 1,20,000 में हमने परचेज किया है। और खरीदने के टाइम पे कुछ अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, ये 22,000 का है। ये 22 नहीं, 2000 है। 2000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के टाइम पे कुछ भी खर्चा लगे तो इन्वेस्टमेंट्स में ऐड होता है वो। सो 1,22,000 का इन्वेस्टमेंट्स आ गया है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है मैंने, 15% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 3 साल का डिबेंचर्स है। सो सबसे पहले तो इसका इनिशियल रिकॉग्निशन होगा, और इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री, स्टेप 1 इनिशियल रिकॉग्निशन लिखो। और उसके बाद आगे सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट अकाउंटिंग और फिर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे होगी वो सब सिखा देता हूं ये एग्जांपल के साथ। मैं अभी 3-4 एग्जांपल ही कराने वाला हूं। लिखो सॉल्यूशन, राइट डाउन सॉल्यूशन। स्टेप 1 इनिशियल रिकॉग्निशन, स्टेप 1 इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करेंगे हम लोग, अरे इनिशियल रिकॉग्निशन इज नथिंग बट जो प्राइस पे हमने खरीदा ना, फेयर वैल्यू, जो वैल्यू पे हमने खरीदा, फेयर वैल्यू प्लस और माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहां पे तो प्लस होने वाला है, माइनस होने वाला नहीं, हमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। स्टैम्प ड्यूटी पे की हम लोग ने। सो फेयर वैल्यू प्लस और माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस और माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 यूनिट्स परचेज किया 120 में, फेयर वैल्यू 120 है, प्लस 2000 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है। 2000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये लो इनिशियल रिकॉग्निशन कर दिया हम लोग ने, फेयर वैल्यू प्लस और माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बीइंग इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, अपने को पहले साल में इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर में तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही मिल जाएगा। सो स्टेप 2 इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद आएगा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। लेकिन ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में मैं क्या करूंगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होगी। लिखो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन
subsequent recognition at effective rate of interest. Subsequent recognition at effective rate of interest. अरे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आईआरआर का इंटरेस्ट रेट निकालो। क्यों? क्योंकि 1,22,000 रुपया अगर हमने खर्चा किया है, सी 1,22,000, 1,22,000 का इन्वेस्टमेंट्स है और इस पे इनफ्लो क्या आने वाला है 15,000। फर्स्ट डे पे आउटफ्लो क्या गया 1,22,000 गया। जो इनफ्लो आने वाला है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सो जो इनफ्लो आने वाला है पहला 15,000 फर्स्ट ईयर के एंड में, दूसरा 15,000 सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में 1,15,000। सो इंटरेस्ट अगर इनमें से हटा दे तो इनकी वैल्यू एग्जैक्टली प्रिंसिपल अमाउंट जितनी वैल्यू हो जानी चाहिए 1,22,000 अमाउंट हो जाना चाहिए। मीन्स जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है अगर उसमें से इंटरेस्ट फैक्टर हटा दें तो आज जो हमारा 1,22,000 आउटफ्लो गया है वो और इनफ्लो विल बिकम सेम। सो वो इंटरेस्ट रेट जो इनफ्लो और आउटफ्लो को सेम कर दे वो आईआरआर की रेट होती है। सो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अपने को आईआरआर की रेट पे करना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन मेथड आईआरआर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होता है। ये सेम एग्जैक्टली मैंने तुमको बोरोइंग कॉस्ट में करवाया था। बोरोइंग कॉस्ट में मैंने लायबिलिटी के थ्रू करवाया था, ये एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं। सो मेरे पास 3 इयर्स इन्वॉल्व है। ईयर 1 मैं पहले आईआरआर की रेट निकालता हूं, ईयर 2, ईयर 3 मेरे पास 3 इयर्स इन्वॉल्व है, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ईयर 1 में मेरे पास क्या कैश इनफ्लो आएगा? कैश इनफ्लो ईयर 1 में आएगा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है मैंने ऊपर, चेक करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया ये रहा। सो इंटरेस्ट तो अपने को कितने पे आता है? नॉमिनल वैल्यू पे आता है। और नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। इसका मतलब 1 लाख। 1 लाख का 15% पहले साल में 15,000 रुपए का रिटर्न आएगा। 1 लाख का 15% फर्स्ट ईयर के एंड में 15,000 आएगा, सेकेंड ईयर के एंड में 15,000 आएगा और थर्ड ईयर के एंड में 1,15,000 आएगा। अब हम लोग इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और आईआरआर के लिए मैं तो ज्यादा झमेला नहीं करता हूं। मैं तो एक 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेता हूं, एक 15% फिर आईआरआर का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, जिससे मेरे को आईआरआर की रेट मिल जाती है। मैं 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलता हूं, देखता हूं कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1,22,000 का आउटफ्लो और इनफ्लो बिकम सेम। वेर इनफ्लो आउटफ्लो सेम, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0, वो आईआरआर की रेट होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, पीवीएफ एट द रेट 10% एंड पीवीएफ एट द रेट 15%। दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं। पीवीएफ एट द रेट 15%, ये दोनों से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखेंगे, जिससे 0 हो जाए वो आईआरआर की रेट है। अकाउंटिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगी, अकाउंटिंग जो होगी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगी। अमोर्टाइजेशन मेथड में इनिशियल रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग कर दी मैंने, इन्वेस्टमेंट्स टू बैंक। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आईआरआर की रेट पे होगा। तो अब आईआरआर की रेट ढूंढ रहा हूं मैं। आईआरआर की वो रेट, आईआरआर कौन सी रेट होती है? वो रेट जो इनफ्लो और आउटफ्लो को 0 कर दे। सो 10% से पहला 100 डिवाइड बाय 110, 0.909 multiply equals to 0.826 and equals to 0.751। ये लो 0.751। दूसरा निकाल लो 100 डिवाइड बाय 115, 0.870 multiply equals to 0.756 equals to 0.658। चलो प्रेजेंट वैल्यू
at 10% and present value at 15%. Present value at 10%, present value at 15%. 15,000 into 0.909, 13,635. 15,000 into 0.826, 12,390. And 1,15,000 into 0.751, 86,365. इन्वेस्टमेंट्स खरीदने में आउटफ्लो हुआ था 1,22,000 का, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 13,365 प्लस 13,635 है, 365 नहीं 635, 13,635 प्लस 12,390 प्लस 86,365, 86,365, 1,12,390 हुआ। जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऊपर मैंने एंट्री में दे रखा है 1,22,000 है, मतलब 10% तो अपना इंटरेस्ट का रेट नहीं हुआ। हमारा इंटरेस्ट का रेट 10% तो नहीं हुआ, इसमें तो फर्क आ रहा है। 9610 का डिफरेंस है, नेगेटिव डिफरेंस है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू तो 15% से करके देखते हैं। 15,000 इंटू 0.870, 13,050, 13,050 और फिर 15,000 इंटू 0.756, 11,340, 11,340 and 1,15,000 into 0.658, 75,670, 75,670, ये तीनों का टोटल मार के देखते हैं। ये आया 1,60,000 रुपीज, ये भी नहीं मैच हुआ, ये तो $1,22,000, इससे भी नहीं आया। अब और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से ट्राई नहीं करूंगा। 21,940 मैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट से ट्राई नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा मेरा फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, उससे मेरे को आंसर आ जाएगा। मेरा आईआरआर का फॉर्मूला है, आईआरआर का फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू डिफरेंस ऑफ रेट। ये हम लोग इफेक्टिव रेट क्यों निकाल रहे हैं? लोअर रेट मेरा है 10%, परसेंट साइन मत डाल देना, और लोअर रेट एनपीवी है 9610, नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये रहा 9610, और ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव 9610 एक माइनस साइन है और एक माइनस साइन 21,940 इंटू डिफरेंस ऑफ रेट दैट इज 15 माइनस 10। ये फॉर्मूला बेस्ट तरीका है, मेरे को तो इंटरपोलेशन तो मैं खुद नहीं करता। 10 प्लस 10 प्लस एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, वो नीचे नेगेटिव नेगेटिव
प्लस माइनस होके क्या बचेगा 9610, ये 21940 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 21940 और ये 9610 उसमें से माइनस होएगा। सो ये 12330 पॉजिटिव हो जाएगा। 12330 के ऊपर वाला तो नेगेटिव है। 12330 इंटू 5, बस अब इसको साथ में ले लो और बाद में 10% का प्लस माइनस जो करना वो कर लेना। 9610 डिवाइड बाई 12330 इंटू 5 3.89 का मतलब 4 ही हो गया ना, मतलब माइनस ये 10 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर 9610 नेगेटिव है। सो 10 माइनस 4 विल गिव अस 6%। ये अपने IRR की रेट है, 6% इज द रेट ऑफ IRR। अब IRR की रेट मिल गई ना, इससे सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होगी। और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग जो है ना, पहले मैं तुमको लेजर अकाउंट बना के बताता हूं। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग का लेजर अकाउंट देखो, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जो होएगा ना, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की जो अकाउंटिंग होगी वो IRR की रेट पे होगी। तो मैंने IRR की रेट निकाल ली और अब मैं सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के लिए तुमको लेजर अकाउंट बना के सिखाता हूं। लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स। 3 साल का प्रॉब्लम है तो 9 लाइन चाहिए। मैंने करवाया था ये बोरोइंग कॉस्ट में, ये पार्ट करवाया था बोरोइंग कॉस्ट में, लोन टेकन के हिसाब से बताया था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स 1 2 3, पहला 3 लाइन, फिर 1 2 3 सेकेंड 3 लाइन्स एंड फिर 1 2 एंड 3। 3 साल का प्रॉब्लम है, टेक 9 लाइन्स। हाँ, टेक 9 लाइन्स। सबसे पहले एंट्री पास की हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक फर्स्ट ईयर। दिस विल बी योर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में अमोर्टाइजेशन मेथड में 0 हो जानी चाहिए वैल्यू। पैसा पूरा आ जाएगा तो 0 हो जाना चाहिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 6% लिया है। ये रहा इनिशियल रिकॉग्निशन। इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 1,22,000। इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स टू बैंक 1,22,000। उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम है। सो नॉर्मली हम लोग एंट्री पास करते हैं बैंक टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू PNL, बट यहाँ पे एंट्री ऐसे नहीं बनेगी। यहाँ पे जो भी एंट्री बनेगी अमोर्टाइजेशन मेथड में इन्वेस्टमेंट्स या लोन अकाउंट के थ्रू एंट्री बनती है। सो बैंक टू इंटरेस्ट नहीं, पहले बोलेंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 1,22,000 पे निकालो, 1,22,000 पे इंटू 6%, 7320। ये हो गया पहले इन्वेस्टमेंट्स टू इंटरेस्ट, फिर बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स। अरे नॉर्मली जो तुम्हारी एंट्रीज रहती है ना इंटरेस्ट की, ऐसे रहती है बैंक टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू PNL, बट यहां पे 3 एंट्री आती है। पहली एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट्स टू इंटरेस्ट, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे इधर। फिर बैंक टू इंटरेस्ट, ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट
ऑन नॉमिनल वैल्यू, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट का जो एक्चुअल रेट है और एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू पे ये मिलेगा। ये इफेक्टिव रेट से इंटरेस्ट चढ़ाने का और इंटरेस्ट रिसीव करने का एक्चुअल रेट और नॉमिनल वैल्यू, और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट जाता है पीएनएल में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स टू इंटरेस्ट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ये एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा, और लास्ट है इंटरेस्ट टू पीएनएल। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कट हो जाता है और अल्टीमेट एंट्री वही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू पीएनएल। बट अमोर्टाइजेशन मेथड ऐसा ही चलता है। तुम जाके बोरोइंग कॉस्ट में तुमने असाइनमेंट भी सबमिट किया था, वो वाला ही प्रॉब्लम देख लेना, वो मैंने लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बताई है, एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इंटरेस्ट जो मिलेगा उसके लिए बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। 1000 डिबेंचर था 100 रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए का नॉमिनल वैल्यू है और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर 15%। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 15,000, 15,000। फिर इसको क्लोज करना है। 1,29,320, 1,29,320, हाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 15,000 माइनस कर दो तो ये हो गया 1,14,320, 1,14,320 ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और नेक्स्ट इंटरेस्ट इस पे, हाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट इंटरेस्ट इस पे, टू इंटरेस्ट 6% now on this value, 1,14,320 into 6%, 6,859, 6,859। और रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख पे 15%, दैट इज 15,000। सो अमोर्टाइजेशन मेथड में लास्ट में जीरो हो जाता है। 1,14,320 प्लस 6,859, 1,21,179, हाँ 1,21,000, 1,21,179 माइनस 15,000, 1,06,179, बाय बैलेंस सीडी। इससे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। और लास्ट ईयर में इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर ले लेना, क्योंकि हम लोग 3 डेसिमल्स लेते हैं ना, तो फिर वो डिफरेंस आ जाता है। इफ आई टेक ऑल डेसिमल्स तो डिफरेंस नहीं आएगा। ये साइड बाय बैंक में 1,15,000 लिखना, क्योंकि 1 लाख का प्रिंसिपल भी इन्वेस्टमेंट्स का डिबेंचर्स का वापस आ जाएगा, प्लस पूरे साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपया। इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर ले लो इधर। अमोर्टाइजेशन मेथड में का मतलब ये पूरा अमोर्टाइज हो जाता है। ये बैलेंस सीडी शुड बी 0, माइनस 1,15,000,8821। ये सर्कल कर देना, मैंने बैलेंसिंग फिगर लिया, तुमको याद रहना चाहिए, तुम कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाओ। कैलकुलेट करोगे तो नहीं आएगा। और वो इसीलिए नहीं आएगा, मैंने ऑल डेसिमल्स स्टार्ट से, अगर मैं ऑल डेसिमल्स लेता तो आ जाता। तो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग यही होने वाली है, इन्वेस्टमेंट्स टू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू पीएनएल।
subsequent recognition, accounting of subsequent recognition. 6 लाइन्स की जर्नल बना लो. Number 1, interest income at IRR. हाँ, interest income for the year at IRR or transfer interest income to P&L. ट्रांसफर इंटरेस्ट इनकम टू P&L. तो पहली एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू interest income effective rate 7320. और इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. इंटरेस्ट इनकम टू P&L 7320. ये लो, मैंने एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल करा दिया तुमको. इनिशियल रिकॉग्निशन भी बता दिया और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एट IRR कैसे करना है वो भी बता दिया. देखो एग्जाम्पल टू और एक अमोर्टाइजेशन मेथड से कर रहा हूं. Investment in fixed deposit 1 lakh, maturity after 3 years, maturity after 3 years. Maturity value rupees 1,60,000. 1,60,000. और इसमें IRR मैं तुम लोगों को दे देता हूं. IRR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉब्लम में IRR दे देता हूं 16.96%. ये लो, तुमको IRR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. IRR कैसे कैलकुलेट करना है ऊपर मैंने एक एग्जांपल दे दिया. अप्लाई अमोर्टाइजेशन मेथड.
अप्लाई amortization मेथड. हाँ, और एक प्रॉब्लम तैयार है अपना. इनिशियल रिकॉग्निशन होगा 1 लाख रुपए का. हमने इन्वेस्टमेंट्स किया 1 लाख का, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में इंटरेस्ट इनकम जो होगी वो IRR के रेट पे होगी. देखो सॉल्यूशन. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. Accounting treatment of first year. Number 1, initial recognition. Investments in FD account debit to bank account. Investments in FD account debit टू बैंक अकाउंट. 1 लाख रुपए का FD बनाया हम लोग ने. 1 लाख रुपीज की FD हमने बैंक में रख ली. फिर एंड ऑफ द ईयर में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में इंटरेस्ट इनकम एट IRR. इंटरेस्ट इनकम. Investments in FD account debit. To interest. IRR का रेट लेंगे. IRR रेट इज अवेलेबल इन दिस प्रॉब्लम. 1 लाख इंटू 16.96%. That is 16,960 rupees. और ये इंटरेस्ट जाएगा PNL में. Transfer interest income to PNL. Interest income account debit 16,960. To PNL account. ये लो, जर्नल तो कंप्लीट. मैं अकाउंट बना के पूरा जीरो करके दिखाता हूं. ये अमोर्टाइजेशन अकाउंट बना लेता हूं. इन्वेस्टमेंट्स इन FD अकाउंट 3 ईयर्स है तो 9 लाइंस रख दो. इन्वेस्टमेंट्स इन FD अकाउंट 1, 2 एंड 3. पहला 3 लाइन. फिर 1, 2 एंड 3 और 3 लाइन. Three lines.
सो 9 लाइंस का बना लो। फर्स्ट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जीरो होना चाहिए। अमोर्टाइजेशन का मतलब यही है ना, लास्ट में अमोर्टाइज हो जाएगा पूरा, फुल्ली अमोर्टाइज्ड। इन्वेस्टमेंट्स इन एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया। एक लाख रुपया। फिर इन्वेस्टमेंट्स इन एफडी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 16.96, दैट इज 16,960। लेकिन प्रॉब्लम में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऑन ए मैच्योरिटी मिलने वाला है। सो बाय बैंक इज नथिंग, पुट अ डैश। हमको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी दिया कि एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे ऊपर डिबेंचर्स में था, एक साथ मिलेगा। एफडी ऑन मैच्योरिटी हमको एक साथ 1,60,000 रुपया मिलने वाला है। हर साल उस पर कोई इंटरेस्ट हम लोग नहीं कलेक्ट कर रहे, हम लोग मैच्योरिटी पे 1,60,000 ले रहे हैं। 1,60,960 पे दूसरा इंटरेस्ट। (16.96%) 1,60,960 into 16.96%, 19,836। 1,16,960 plus 19,836, 136,796, 136,796। यहाँ पे कोई हर साल के साल इंटरेस्ट नहीं हमने लिया है। सो नॉर्मली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू पे एक्चुअल रेट कलेक्ट होता है, बट यहाँ पे एफडी वाला केस है। 136,796। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, लास्ट में 1,60,000 रुपया कलेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट को हमेशा हम लोग बैलेंसिंग फिगर लेते हैं लास्ट ईयर में। ये 1,60,000, ये 1,60,000 कंसिस्ट ऑफ 1 लाख का तो ओरिजिनल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था प्लस 60,000 का इंटरेस्ट एक साथ आ गया। और 3 साल जो हमने इंटरेस्ट की अकाउंटिंग की, दैट इज एज पर इफेक्टिव रेट 23,204। हाँ 23,204। ये लो अकाउंटिंग करके पूरा अमोर्टाइज करके जीरो करके बता दिया, अमोर्टाइज करके जीरो करके बता दिया। यस एवरीवन, डन विद दिस। चलो आगे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मेरे पास है। एग्जाम्पल कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल रखे हुए मैंने। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3, सब amortization मेथड का ये एग्जाम्पल्स. Mr. X gives loan. Mr. X give loan to Mr. Y. Give loan to Mr. Y. रुपीज 5 lakhs इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ये 5 लाख इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट है. एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है 10%. एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम. पर एनम. एनुअल इंस्टॉलमेंट yes, annual installment is 1/5 of principal प्लस इंटरेस्ट. हम कैसे कलेक्ट करेंगे? 5 लाख रुपया दिया या 1/5 का मतलब है हर साल 1 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट कलेक्ट होगा. 1/5 ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल बी कलेक्टेड. हाँ, मिस्टर वाई विल पे प्रोसेसिंग फीस. Mr. Y will pay processing fees to Mr. X. Processing fees to Mr. X rupees 5,000. सो ये 5 लाख रुपया याद करो, इंक्लूडिंग ये 5 लाख रुपया इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट था. ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट में मिस्टर वाई प्रोसेसिंग फीस मिस्टर एक्स को वापस दे देगा. फिर आगे मिस्टर एक मिनट रुकना खाली. हाँ, क्या लिखा है? मिस्टर वाई विल पे प्रोसेसिंग फीस टू मिस्टर एक्स रुपीज 5,000. फिर मिस्टर वाई will pay rupees 20,000 to Mr. X. 20,000 to Mr. X as transaction cost. हाँ, क्या लिखा है? मिस्टर वाई विल पे 20,000 टू मिस्टर एक्स एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट. फिर आगे मिस्टर एक्स विल गिव इंसेंटिव. मिस्टर एक्स विल गिव इंसेंटिव टू मिस्टर वाई. Mr. X will give incentive to Mr. Y as a good customer.
एज अ गुड कस्टमर ₹10,000। तुमको सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। अप्लाई अमोर्टाइजेशन मेथड। Apply amortization method. Apply amortization method. Yes everyone. ये वाला क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ये क्वेश्चन है, इसके बाद में मेरे पास एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 एडवांस टू स्टाफ का है, और एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद में मैं तुमको नोट्स दूंगा, और फिर उसके बाद में अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मतलब अब हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक के भी हम लोग उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के भी सॉल्व करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल ये, इसके बाद मेरा एक एग्जाम्पल हो रहा है, और 2 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। इसका मतलब है हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग बिजनेस मॉडल नंबर 2 पे चले जाएंगे। बिजनेस मॉडल नंबर 2 अगर तुमको याद होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सेल, याद है CCFC का कैरेक्टरिस्टिक्स था, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरेस्ट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस होल्ड, और बिजनेस मॉडल नंबर 2 में चले जाएंगे हम लोग, वहां पे आएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस सेल। सो वो हम लोग सेकेंड वाला अपना बिजनेस मॉडल नंबर 2 फिर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अपने 4 एग्जांपल्स बाकी है, इंक्लूडिंग दिस अपने 4 एग्जांपल्स बाकी है। इसको मिला के ये, इसके बाद और एक, और फिर 2 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। सो साथ साथ में रिटर्न प्रैक्टिस करते रहो। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये टॉपिक अपने को खुद को बहुत मन से करना चाहिए, अपने को खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। जितना मैंने किया बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए, सो दैट यू आर कनेक्टेड विद द टॉपिक। ये बड़े बड़े टॉपिक पे अगर कंट्रोल आ गया ना, तो एग्जाम्स डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम्स तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी। और मैं मेरे तरफ से पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं मेरे तरफ से कोई कंजूसी नहीं करता पढ़ाने में। कितने भी लेक्चर्स जाने तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं वो नंबर ऑफ आवर्स देख के नहीं पढ़ाता, मैं पूरा कंटेंट पढ़ाता हूं कि एक ही बार पढ़ा के काम खत्म करूं, बार बार तुमको मेरे से मिलना नहीं पड़े। यू बिकम इंडिपेंडेंट वंस आई कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स। मैं मेरे लेक्चर्स कंप्लीट करता हूं, फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तुमको मेरे से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो ठीक है, ये लेक्चर अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से।